फाइनेंशियल प्रॉफिट और कॉस्टिंग प्रॉफिट दोनों के बीच में डिफरेंस आने का रीजन क्या है? ठीक है, लिखें, देयर आर 6 reasons for differences between financial profit, and costing profit. बेटा फाइनेंशियल प्रॉफिट और कॉस्टिंग प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस आने के कितने रीजन है? 6। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट और कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो बच्चों इस डिफरेंट आने के पीछे टोटल जो रीजन तुम्हें दिखाई देंगे वो टोटल रीजन दिखाई देंगे कितने? 6। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर 6 रीजन क्या हैं? पहला रीजन, और बहुत गहराई से आप लोग मेरी बात को सुनना, सबसे पहला रीजन है फाइनेंशियल expenses not considered in cost accounting. बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं करते। आपको याद होगा जब मैंने कॉस्टिंग पढ़ाना आप लोगों को शुरू किया था, मैंने तभी आपको बताया था कि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंसिडर करते हैं, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम लोग कॉस्टिंग में कंसिडर नहीं करते। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब मैंने बताया था जो खर्चा प्रोडक्शन के काम के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम के लिए जो खर्चा किया जाता है उस खर्चे को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर बात? लेकिन बेटा मैंने ऐसे बहुत सारे खर्चों के एग्जाम्पल आपको उस टाइम पर दिए थे जो नॉन ऑपरेटिंग है, जो बिजनेस की वजह से पैदा होते हैं लेकिन इन तीनों में से किसी भी काम को करने के लिए नहीं होते। जैसे बैड डेट। अब आप मुझे बताइए बैड डेट से कौन सा काम हो रहा है? कई बच्चे बोलते हैं सर बैड डेट सेल की वजह से अराइज हो रहा है। बेटा बैड डेट सेल की वजह से अराइज हो रहा है कि कोई हमारा पैसा दे नहीं रहा, दैट इज अ बैड डेट। लेकिन बैड डेट की वजह से माल बिक रहा है क्या? माल को बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और बेचने के लिए जो भी खर्चा कर रहे हो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और कॉस्टिंग में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंसिडर किया जाता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम कॉस्टिंग में कंसिडर नहीं करते। जैसे इंटरेस्ट का खर्चा कॉस्टिंग में कंसिडर नहीं होता, बैड डेट नहीं होता, डिस्काउंट अलाउड नहीं होता, जो हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है नहीं होता है, लॉस बाय फायर, अगर किसी एसेट का फायर से नुकसान हो गया नहीं होता, डिविडेंड का खर्चा, इनकम टैक्स का खर्चा, रेंट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, ये सारी की सारी जो इनकम्स हैं वो ऐसी इनकम और एक्सपेंसेस हैं जिनको हम लोग फाइनेंशियल P&L में तो लेते हैं लेकिन कॉस्टिंग P&L में नहीं लेते, कॉस्ट शीट में नहीं लेते। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अभी तुमने जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखा इसमें कहीं तुम्हें बैड डेट दिखा, डिस्काउंट अलाउड दिखा? हाँ, या क्या तुम्हें यहाँ पे डिवेंचर इंटरेस्ट का खर्चा दिखा? क्या डिविडेंड का खर्चा दिखा? क्या इनकम टैक्स का खर्चा दिखा? क्या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट दिखा? क्या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखा? नहीं ना। गुडविल रिटर्न ऑफ दिखा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ दिखा? नहीं। रिवैल्यूएशन लॉस दिखा? नहीं। तो आप ये समझो ये सारे के सारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं और हम इनको कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं करते हैं। और क्योंकि हम इन्हें कॉस्टिंग कॉस्ट शीट में कंसिडर नहीं करते लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले P&L में डालते हैं, तो ऑब्वियस बात है दोनों का प्रॉफिट डिफरेंट आएगा। एक बात सोचो, अगर गुडविल रिटर्न ऑफ है 1 लाख रुपए की, अब 1 लाख रुपए की गुडविल रिटर्न ऑफ को मैं P&L में डालूंगा पर कॉस्ट शीट में नहीं डालूंगा, तो P&L वाला प्रॉफिट और कॉस्ट शीट वाला प्रॉफिट अलग अलग आएंगे क्या? फाइनेंशियल प्रॉफिट अलग आएगा, कॉस्टिंग का प्रॉफिट अलग आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने गुडविल रिटर्न ऑफ P&L में डाला है पर कॉस्ट शीट में नहीं डाला, तो प्रॉफिट तो डिफरेंट आएगा ही। तो सबसे पहला कारण है
कि जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम फाइनेंशियल पी एंड एल में तो लेते हैं लेकिन कॉस्ट शीट में नहीं लेते, इस वजह से दोनों का प्रॉफिट डिफरेंट आता है। पहला रीजन समझ में आ रहा है। दूसरा, इसी का उल्टा, फाइनेंशियल इनकम। ऐसी बहुत सारी फाइनेंशियल इनकम्स हैं, ऐसी बहुत सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल पी एंड एल में तो लेते हैं लेकिन कॉस्ट शीट में नहीं लेते। और ऑब्वियस बात है, फाइनेंशियल पी एंड एल में आप इनकम डालोगे और कॉस्ट शीट में वो इनकम नहीं डालोगे तो ऑब्वियस बात है दोनों का प्रॉफिट डिफरेंट ही आएगा। जैसे इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है, जैसे इनकम ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये ऐसी इनकम्स हैं जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है जिन्हें हम लोग कॉस्ट शीट में कंसिडर नहीं करते। और अगर इन्हें कॉस्ट शीट में नहीं डालते लेकिन फाइनेंशियल पी एंड एल में डालते हैं तो ऑब्वियस बात है दोनों का प्रॉफिट डिफर करेगा ही करेगा। क्लियर है? दो बातें लिखें। There are a number of non-operating expenses. There are a number of non-operating expenses which are considered only in financial P&L but not in cost sheet, due to which difference in profit, different in profits arises। और बेटा इनकी वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दो भाई खर्चों के, जैसे गुडविल रिटन ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू के अलावा जैसे इंटरेस्ट, जैसे डिविडेंड, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अगर आपने किसी रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर किया है तो ये फाइनेंशियल पी एंड एल में तो आता है पर कॉस्ट शीट में कोई रिजर्व में ट्रांसफर नहीं आता, तो ऑब्वियस बात है प्रॉफिट में फर्क आई गई। जैसे इनकम टैक्स, जैसे रिवैल्यूएशन लॉस। अब भाई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवा दिए, आई होप इससे आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। अब ये वो खर्चे हैं जो पी एंड एल में तो गिरते हैं लेकिन कॉस्ट शीट में नहीं गिरते, तो ऑब्वियस बात है पी एंड एल और कॉस्ट शीट के प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा ही आएगा। अच्छा, नंबर 2, फाइनेंशियल इनकम्स not considered, financial incomes not considered in cost accounting। बेटा ऐसी बहुत सारी इनकम्स हैं जो नॉन ऑपरेटिंग है और ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो हैं ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसिडर की जाती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं की जाती। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर फाइनेंशियल इनकम्स हैं और ये सिर्फ फाइनेंशियल पी एंड एल में गिरेंगी, कॉस्ट शीट में नहीं गिरेगी, तो ऑब्वियस बात है दोनों का प्रॉफिट डिफरेंट आएगा। अरे कोई बड़ी बात है क्या? अरे भाई एक पी एंड एल में तुम इनकम डाल रहे हो, कॉस्ट शीट में इनकम नहीं डाल रहे हो, तो ऑब्वियस बात है दोनों का प्रॉफिट क्या आएगा? डिफरेंट।
लिखें, देयर आर मैनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, मैनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स which are taken in financial P&L, which are taken in financial P&L but not taken in cost sheet, but not taken in cost sheet, due to which difference in profit arises। और बेटा इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस अराइज होता है। थोड़ा जल्दी बताएं, बात समझ में आ गई? डिफरेंस इन प्रॉफिट अराइजेस, बेटा इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस अराइज होता है। अच्छा, ऐसी कुछ इनकम्स के एग्जाम्पल दोगे? एग्जाम्पल्स जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, आपको डिविडेंड मिला है, आपको इंटरेस्ट मिला है, आपको रेंट मिला है, आपको बैड डेट रिकवर हुआ है, बैड डेट्स रिकवर हुआ है, आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है। हाँ जी बेटा, आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, आपका कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना। अब ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, इनकम टैक्स रिफंड मिला है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो फाइनेंशियल नेचर की इनकम्स हैं। और बेटा ये फाइनेंशियल नेचर की इनकम्स जो हैं ये P&L में तो गिरती हैं पर कॉस्ट शीट में नहीं आती, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के प्रॉफिट में फर्क आएगा ही आएगा। वैसे एक बात मुझे बताओ, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस अगर हैं, ठीक है, तो किसका प्रॉफिट ज्यादा होएगा? किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, फाइनेंशियल वाला कि कॉस्टिंग वाला? फाइनेंशियल P&L वाला कि कॉस्ट शीट वाला? कौन सा प्रॉफिट ज्यादा होगा? कॉस्ट शीट वाला। अरे भाई ये खर्चे अगर फाइनेंशियल P&L में गिरेंगे तो फाइनेंशियल प्रॉफिट कम आएगा, कॉस्ट शीट में नहीं गिरेंगे तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट ज्यादा आएगा। अच्छा ये बताओ, ये जो फाइनेंशियल इनकम है ये P&L में गिरेगी पर कॉस्ट शीट में नहीं गिरेगी, बोलो किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा? P&L का। तो फाइनेंशियल P&L का प्रॉफिट ज्यादा आएगा क्योंकि आप उसमें इनकम डाल रहे हो, कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम आएगा क्योंकि आप उसमें इनकम नहीं डाल रहे हो। क्लियर बात? अच्छा आगे चलो, नोट नंबर 3। अब बेटा हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग के टाइम पर हम लोग सही कॉस्ट निकालने के लिए या कंपैरेटिव कॉस्ट निकालने के लिए हम नोशनल एक्सपेंसेस को लेते हैं, लेकिन आप लोग जानते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी भी नोशनल खर्चे नहीं लेते, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ रियल खर्चे लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर कॉस्ट शीट में मैंने नोशनल खर्चे ले लिए और फाइनेंशियल P&L में वो खर्चे नहीं लिए तो क्या हमारा प्रॉफिट डिफरेंट आएगा? बेटा कॉस्ट शीट में आपने कुछ नोशनल खर्चे ले लिए पर वो खर्चे फाइनेंशियल P&L में नहीं लिए, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ रियल खर्चे कंसिडर होते हैं। तो आप मुझे बताइए दोनों प्रॉफिट में फर्क आएगा? कई बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम्पल दो। बेटा एग्जाम्पल हो सकता है जैसे सैलरी टू सेल्फ। बेटा हम स्वयं की सैलरी कॉस्ट अकाउंटिंग में चार्ज कर लेते हैं लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चार्ज नहीं करते। तो आप मुझे बताइए, फुल्ली डेप्रिशिएटेड मशीन का डेप्रिसिएशन, एक मशीन है जो फुल्ली डेप्रिशिएटेड है, अब अगर वो मशीन फुल्ली डेप्रिशिएटेड है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम नोशनल डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। ठीक, तो ऑब्वियस बात है कॉस्ट शीट में नोशनल खर्चे आ रहे, फाइनेंशियल P&L में नहीं आ रहे, तो दोनों का प्रॉफिट डिफरेंट होगा। ठीक है, दोनों का प्रॉफिट डिफरेंट होगा। लिखें,
notional expenses not considered in फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेटा नोशनल एक्सपेंसेस जिन्हें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं करते हैं, वो नोशनल एक्सपेंसेस जिन्हें हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं करते, इन कॉस्ट अकाउंटिंग we record notional expenses to calculate our cost to be comparable with our competitors. But they are not considered in financial accounting, but they are not considered in financial accounting. बेटा नोशनल खर्चों को हम कॉस्टिंग में तो कंसिडर करते लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं करते, ड्यू टू विच डिफरेंस इन प्रॉफिट अराइजेस। और बेटा इसी की वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस अराइज होता है। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर नोशनल एक्सपेंसेस का कोई एग्जाम्पल दूं, जैसे सैलरी टू प्रोपराइटर। बेटा आपको पता है प्रोपराइटर की सैलरी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं करते। बेटा आप मुझे बताइए प्रोपराइटर को प्रॉफिट मिलता है, कभी सैलरी नहीं मिलती, तो फाइनेंशियल पी&एल में प्रोपराइटर की सैलरी नहीं डलती। लेकिन कॉस्टिंग में अगर प्रोपराइटर बिजनेस के लिए काम कर रहा है तो प्रोपराइटर की सैलरी भी अपन अपनी कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमारी कॉस्ट सही आ पाए। ठीक है बेटा एक बात मुझे बताओ, अगर 5 लोग मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे जिसमें एक जना प्रोपराइटर है, तो आप मुझे बताइए 5 जनों की सैलरी जोड़ूंगा तभी तो प्रोडक्ट की सही कॉस्ट निकल कर आएगी, हाँ कि ना। तो कॉस्टिंग में तो मैं प्रोपराइटर की नोशनल सैलरी भी जोड़ूंगा ताकि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट सही निकले, लेकिन प्रोपराइटर की सैलरी हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं लेते, तो ऑब्वियस बात है प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा। जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फुल्ली डेप्रिशिएटेड मशीन। बेटा अगर हमारी मशीन फुल्ली डेप्रिशिएटेड है, तो बेटा फुल्ली डेप्रिशिएटेड मशीन है तो फुल्ली डेप्रिशिएटेड मशीन पर भी अगर अपन डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो नहीं आता, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो डेप्रिसिएशन किस पे लेते हैं, बुक वैल्यू पर, और बुक वैल्यू अगर 0 है तो डेप्रिसिएशन भी 0 है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में अपन फुल्ली डेप्रिशिएटेड मशीन का डेप्रिसिएशन भी अपनी कॉस्ट में जोड़ते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारे कॉम्पिटिटर की कॉस्ट के बराबर रहे। अरे समझ रहे हो क्या, वरना हम अपनी सेलिंग प्राइस काफी कम रख लेंगे। अरे एक बात समझो, मैं बहुत पुराना बिजनेसमैन हूं, मेरे पास मशीनें बहुत पहले से हैं, तो मेरी मशीनें तो फुल्ली डेप्रिशिएटेड है, लेकिन मेरे कॉम्पिटिटर नए हैं, उनके पास नई मशीनें हैं, उनकी मशीनों पर वो डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है वो अपनी मशीनों का डेप्रिसिएशन अपनी कॉस्ट में जोड़ेंगे, और मैं अगर अपनी कॉस्ट में अपने मशीनों का डेप्रिसिएशन नहीं जोड़ूंगा तो ऑब्वियस ही बात है मेरी कॉस्ट उनसे कम रहेगी, तो मेरी सेलिंग प्राइस भी मैं उनसे कम तय कर लूंगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर मुझे अपनी कॉस्ट को उनके कंपैरेटिव रखना है तो क्या करें, फुल्ली डेप्रिशिएटेड मशीन है ये तो मेरे को पता है ना, मैं तो अपनी कॉस्ट में फुल्ली डेप्रिशिएटेड का डेप्रिसिएशन भी जोड़ूंगा। जैसे रेंट ऑफ ओन प्रेमाइसिस। बेटा हमारी खुद की बिल्डिंग है, लेकिन भाई हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर हैं वो किराए की बिल्डिंगों में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है अगर मेरी खुद की बिल्डिंग है
तो मेरा किराया नहीं लग रहा, लेकिन मेरे सारे कॉम्पिटिटर किराए की बिल्डिंगों में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है उनको किराया देना पड़ रहा है, तो वो किराया जोड़ रहे हैं अपनी कॉस्ट में, मैं किराया नहीं जोड़ रहा क्योंकि मेरी खुद की बिल्डिंग है। तो आप मुझे बताइए, क्या मेरा प्रोडक्ट अंडर कॉस्ट हो जाएगा? हाँ कि ना? मेरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स की कॉस्ट ज्यादा दिख रही होगी और मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम दिख रही होगी, तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा? तो हम लोग क्या करते हैं, फुल्ली ओन बिल्डिंग का रेंट भी ऐड कर लेते हैं। अच्छा, चौथा कारण, नोशनल इनकम्स considered only in not considered notional incomes not considered in financial accounting, not considered in financial accounting। बेटा वैसे तो बेटा ऐसी कोई भी इनकम नहीं होती है जो नोशनल इनकम आप कॉस्टिंग में तो लेते हो पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं लेते, ऐसी कोई इनकम होती तो नहीं है। लेकिन फिर भी हम सवाल बनाने वाला कुछ भी लिख सकता है, इसलिए बेटा ये पॉइंट मैं ऑन द सेफर साइड लिखता हूं। मतलब मैं हर चीज का एग्जाम्पल लिखूंगा लेकिन इसका एग्जाम्पल नहीं लिख पाऊंगा। क्यों नहीं लिख पाऊंगा? क्योंकि ऐसी कोई नोशनल इनकम नहीं होती जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसीडर हो रही है, सॉरी जो कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसीडर हो रही है लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसीडर नहीं हो रही, ऐसी कोई नोशनल इनकम नहीं होती है। लेकिन सवाल बनाने वाला अपनी तरफ से कुछ भी लिख के दे सकता है, इसलिए बेटा हमने ये वाला पॉइंट भी लिख लिया। ठीक है, लिखो बेटा। सर क्या लिखें? अभी लिखता हूं ना मैं, रुको। हाँ जी, इन कॉस्ट अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड नोशनल इनकम्स to calculate our cost to be comparable with our competitor, but they are not considered in financial accounting due to which difference in profit arises। मैंने यहां पे लिखा ऐसी कई नोशनल इनकम्स हो सकती हैं जिन्हें हम कॉस्टिंग में कंसिडर कर रहे हैं ताकि हमारी कॉस्ट हमारे कॉम्पिटिटर की कॉस्ट के बराबर दिखे, लेकिन ये नोशनल इनकम्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं होती, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपन सिर्फ रियल इनकम और रियल एक्सपेंसेस को ही कंसिडर करते हैं, नोशनल इनकम और नोशनल एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करते। इस वजह से बेटा हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। समझे क्या? इस वजह से हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। क्लियर है बात? अब अगर आप मुझे बोलेंगे सर कोई एग्जाम्पल दो, तो मैं एग्जाम्पल नहीं दे सकता। पक्का? अच्छा, एग्जाम्पल क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं, लेकिन सवाल बनाने वाला आपको कुछ भी दे सकता है। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट लिखा है। वैसे अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा कोई खर्चा है जो सिर्फ कॉस्ट शीट में डला हुआ है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम निकलेगा, और अगर ऐसी कोई इनकम है जो सिर्फ कॉस्ट शीट में ले रखी है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा निकलेगा। नहीं आ रहा समझ में? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर कोई इनकम सिर्फ कॉस्ट शीट में पकड़ोगे तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा ही आएगा, अगर कोई खर्चा सिर्फ कॉस्ट शीट में पकड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम ही आएगा। पक्का? अगली बात, पांचवा, अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी of factory overheads, sorry, of overheads, ओवरहेड्स की अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी बहुत जोरदार पॉइंट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आमतौर पे बच्चे पता नहीं इसे बहुत गलत तरीके से लेते हैं और उल्टे सीधे जवाब देते हैं। मुझे लगता है आप लोग बहुत आराम से जवाब देंगे। ये बताओ, ये मेरा फाइनेंशियल पी एंड एल है,
और ये मेरी कॉस्ट शीट है। तुम समझते हो ये वाली बात? फाइनेंशियल पी एंड एल है और ये मेरी कॉस्ट शीट है। मैं आपसे जानना चाहता हूं बच्चों, मुझे सिर्फ ये बताओ कि आज तक के जीवन में तुमने अपने पी एंड एल अकाउंट के अंदर कौन से खर्चे डाले हैं? एक्चुअल खर्चा डाला है जो तुम्हारी जेब से लगा, या रिकवर्ड खर्चा डाला है? अरे बताओ ना, तुमने आज तक जीवन में इतनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है, उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब तुम पी एंड एल बनाते थे तो जो फैक्ट्री के खर्चे पी एंड एल में डालते हो वो रिकवर्ड वाले डालते हो कि एक्चुअल जो खर्चा जेब से लगा वो डाल देते हो? एक्चुअल। तो सोच के बताओ, पी एंड एल के अंदर जो तुम फैक्ट्री ओवरहेड डाल रहे हो वो एक्चुअल डाल रहे हो? पी एंड एल के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे डाल रहे हो वो एक्चुअल डाल रहे हो? पी एंड एल के अंदर जो सेलिंग ओवरहेड डाल रहे हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, वो एक्चुअल डाल रहे हो? ठीक है, लेकिन याद करो कॉस्ट शीट में जो तुम फैक्ट्री ओवरहेड डाल रहे हो वो रिकवर्ड वाला डाल रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो डाल रहे हो वो रिकवर्ड वाला डाल रहे हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो डाल रहे हो वो रिकवर्ड ओवरहेड वाला अमाउंट डाल रहे हो। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर पी एंड एल के अंदर तुम सारा का सारा खर्चा एक्चुअल वाला डालोगे और कॉस्ट शीट में सारा का सारा खर्चा रिकवर्ड वाला डालोगे, तो आप मुझे बताइए दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अरे एक बात को समझो, यहां तुमने एक्चुअल खर्चा डाला 100 रुपए और यहां तुमने रिकवर्ड खर्चा डाला 110 रुपए, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा प्रॉफिट डिफरेंट आएगा ही आएगा। अरे समझा क्या तुमको? भाई अगर तुम्हारा पी एंड एल में तुम एक्चुअल प्रॉफिट डाल रहे हो, एक्चुअल खर्चा डाल रहे हो और कॉस्ट शीट में तुम रिकवर्ड वाला खर्चा डाल रहे हो, तो ऑब्वियस बात है दोनों में अगर खर्चे ओवरहेड के खर्चे डिफरेंट डलेंगे तो प्रॉफिट भी डिफरेंट आएगा। और ये डिफरेंस कितना आएगा? आपकी अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी के बराबर। अब जरा ध्यान से देखो, अगर एक्चुअल खर्चा 100 है और रिकवर्ड खर्चा 110 है तो ओवर रिकवरी कितनी है? 10। और ध्यान से देखो, इस ओवर रिकवरी की वजह से तुम्हारे प्रॉफिट में 10 रुपए का फर्क आएगा। नहीं आ रहा समझ में? इस ओवर रिकवरी की वजह से तुम्हारे प्रॉफिट में 10 रुपए का फर्क आएगा। जल्दी से मुझे बताओ, तुम्हें बात समझ में आ रही है क्या? पक्का? अगर तुमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का एक्चुअल खर्चा जो है वो तुमने डाला 400, तुमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का एक्चुअल खर्चा पी एंड एल में डाला है 400, लेकिन मान के चलो तुम्हारा रिकवर्ड खर्चा है 350। अब मेरा क्वेश्चन है, पी एंड एल में तुमने खर्चा कितना डाला? पी एंड एल में तुमने खर्चा डाला है 400 और तुमने कॉस्ट शीट में खर्चा डाला है 350। अगर दोनों जगह पर तुम अलग अलग अमाउंट डालोगे तो प्रॉफिट भी तो डिफरेंट आएगा। और अब की बार तुम्हारा प्रॉफिट डिफरेंट कितना आएगा? 50 रुपए डिफरेंट आएगा, क्योंकि यहां पे 50 रुपए की अंडर रिकवरी हो रही है। नहीं आ रही बात समझ में? मेरी बात समझ में आ रही है? यहां 50 रुपए की अंडर रिकवरी हो रही है। तो बात समझो, फाइनेंशियल पी एंड एल में सारे के सारे खर्चे एक्चुअल गिरते हैं, लेकिन कॉस्ट शीट में सारे के सारे खर्चे रिकवर्ड गिरते हैं। तो ऑब्वियस बात है एक्चुअल और रिकवर्ड के बीच का जो डिफरेंस है, जिसे आप लोग अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी बोलोगे, ये अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी जो है इसकी वजह से प्रॉफिट में फर्क आएगा। बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। हाँ, तो बेटा जल्दी से मुझे बताओ, क्या प्रॉफिट में अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी के बराबर फर्क आएगा? तो बेटा एक पॉइंट तो क्लियर हो गया भाई साहब, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी है तो प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा, क्योंकि इधर लेंगे एक्चुअल, उधर लेंगे रिकवर्ड और दोनों डिफरेंट हैं, तो डिफरेंस इन प्रॉफिट भी आएगा। लेकिन दोस्तों मेरे को यह बताओ कि अगर ओवर रिकवरी हो रही है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम? बहुत सोच के जवाब देना। ये वो पॉइंट है जिसमें बेवकूफी करते हैं बच्चे। ये बताओ, अगर कॉस्टिंग में ओवर रिकवरी हो रही है, ओवर रिकवरी, अरे सुना क्या? कॉस्टिंग में ओवर रिकवरी हो रही है, ओवर रिकवरी, ओवर रिकवरी, तो जल्दी से मुझे बताओ कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा। अरे ओवर रिकवरी, ओवर रिकवरी, तो आप मुझे बताइए अगर कॉस्टिंग में ओवर रिकवरी हो रही है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। नालायक, मैंने तुमको बताया था रिकवरी का मतलब कस्टमर से पैसे लेना नहीं होता। मैं गलत इशारे कर रहा हूं तुम्हें, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं तुमको, तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तुम देख रहे हो रिकवरी, पैसा आ रहा है, ज्यादा पैसा आ रहा है, ज्यादा पैसा आ रहा है, प्रॉफिट ज्यादा होगा। अरे भाई ज्यादा पैसे कैसे आ जाएगा?
मैंने तुम्हें बताया था कॉस्टिंग में हमेशा ध्यान रखना, रिकवरी का मतलब होता है खर्चा जोड़ना, जोड़ने को रिकवरी कहते हैं। तो बेटा ये बताओ कि अगर तुमने कॉस्ट शीट में खर्चा 110 रुपए जोड़ा और पीएनडल में खर्चा लगाया 100, तो पीएनडल में खर्चा डाला 100, कॉस्ट शीट में खर्चा डालोगे 110, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम आएगा ना? नहीं आ रहा समझ में? अरे रिकवरी मतलब ओवरहेड जोड़ने को रिकवरी कहते हैं बेटा। ओवर रिकवरी मतलब तुमने कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा जोड़ लिया। अरे बेटा खर्चा ज्यादा जोड़ेगा तो प्रॉफिट तो कम ही निकलेगा। ओवर रिकवरी का मतलब कस्टमर से रिकवरी नहीं, ओवर रिकवरी मतलब तुमने ओवर एडिशन किया है, तुमने खर्चा ज्यादा जोड़ दिया है। और बेटा ये बताओ अगर तुमने खर्चा ज्यादा जोड़ दिया तो प्रॉफिट क्या निकलेगा? कम। अरे नहीं आ रहा क्या समझ में? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? अगर तुमने खर्चा ज्यादा जोड़ दिया तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो कम ही आएगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक्चुअल खर्चा 400 है, रिकवर्ड खर्चा 350 है, 50 रुपए की अंडर रिकवरी है। अब दिमाग लगा यार कि तूने पीएनडल में खर्चा डाला है 400 और कॉस्ट शीट में खर्चा डाला है 350, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा आएगा। इसका मतलब यह हुआ अंडर रिकवरी के केस में कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा आएगा, ओवर रिकवरी के केस में कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम आएगा। नहीं समझा क्या तुमको? तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही है? रिकवरी मतलब जोड़ना। बेटा कॉस्टिंग में अगर तुमने ओवर रिकवरी किया मतलब खर्चा कॉस्टिंग में ज्यादा जोड़ लिया तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट तो कम ही आएगा। और अंडर रिकवरी है मतलब तुमने कॉस्टिंग में खर्चा कम जोड़ा है तो ऑब्वियस ही बात है कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा आएगा। नहीं आ रहा समझ में? हमेशा ध्यान रखो रिकवरी का मतलब कस्टमर से पैसे लेना नहीं होता है। रिकवरी का मतलब होता है कॉस्ट में ओवरहेड का खर्चा जोड़ना। ज्यादा जोड़ोगे तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम निकलेगा, कम जोड़ोगे तो प्रॉफिट ज्यादा निकलेगा। सिंपल लॉजिक। लिखवाऊं क्या? लिखो। इन फाइनेंशियल P&L we take all the expenses, we take all the expenses at their actual amounts, whereas in cost sheet एक्सपेंसेस की जगह ओवरहेड ही लिख देता हूं। इन कॉस्ट शीट वी टेक ऑल दी ओवरहेड्स एट recovered amounts, at recovered amounts, due to which difference in profits arises। और बेटा इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। इज इट क्लियर? बेटा इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। मुझे थोड़ा सा जल्दी से बता दो, क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया? अब जो मैं इंटरप्रिटेशन आपसे पूछूं आप मुझे बताइएगा, यदि ओवर रिकवरी हो रही है, बताओ ओवर रिकवरी का मतलब है आपने कॉस्ट शीट में ओवरहेड ज्यादा जोड़ दिया है। बेटा कॉस्ट शीट में अगर आपने ओवरहेड ज्यादा जोड़ दिया तो बताइए बेटा कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम आएगा कि ज्यादा? कम। लिखो कॉस्टिंग प्रॉफिट विल बी लो। बेटा कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या रहेगा? कम। बेटा अंडर रिकवरी माने आपने कॉस्ट शीट में खर्चा कम जोड़ा है। अब बताओ कॉस्ट शीट में अगर खर्चा कम जोड़ोगे तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट ज्यादा आएगा। लिखो कॉस्टिंग प्रॉफिट विल बी हाई। तो बेटा अगर अंडर रिकवरी है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा आएगा,
ओवर रिकवरी है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम आएगा। ठीक, चलो लास्ट, सिक्स्थ एंड लास्ट रीजन क्या है, छठा और आखिरी कारण क्या है? तो बेटा हाँ, ये देखो ये पॉइंट कितना जोरदार पूछा। वैसे ये वाली बात मैं लास्ट में समझाता तुमको, बट चलो तुम्हारे दोस्त ने एक बहुत जोरदार बात पूछ ली, बोला कि सर ये अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी अगर कॉस्टिंग पी एंडल में चली गई तो डिफरेंस खत्म हो जाएगा। हाँ, एक बात को सुनो, एक बात को समझना, इधर ध्यान दो। पी एंडल में तुमने फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल डाला 100 रुपए, कॉस्ट शीट में तुमने फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड वाला डाल दिया 110। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, यहां पे कॉस्ट शीट में आपने 10 रुपए का खर्चा ज्यादा लिया, कॉस्टिंग का प्रॉफिट 10 रुपए कमाएगा। लेकिन अगर ये 10 रुपए की ओवर रिकवरी बाद में तुमने कॉस्टिंग पी एंडल में डाल दी, ये ओवर रिकवरी जो 10 रुपए की है, ये 10 रुपए की ओवर रिकवरी अगर तुमने कॉस्टिंग पी एंडल में डाल दी, अब ध्यान रखना 110 खर्चा है, 10 रुपए ओवर रिकवरी प्रॉफिट की तरह जारी है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये 10 रुपए की ओवर रिकवरी कॉस्टिंग पी एंडल में चली गई तो अल्टीमेट इफेक्ट तो 100 ही हो गया। इसका मतलब ये ध्यान रखना कि अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी से प्रॉफिट में डिफरेंस सिर्फ तभी आ सकता है जब वो अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी कैरी फॉरवर्ड हुई हो। अगर अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी कॉस्टिंग पी एंडल से राइट ऑफ हो रही है तो ध्यान रखना फिर डिफरेंस नहीं आएगा। नहीं आ रहा समझ में बेटा? अगर ये ओवर रिकवरी कॉस्टिंग पी एंडल में नहीं गई तो फर्क आएगा ना। इसका मतलब यदि आपने अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को कैरी फॉरवर्ड किया है तो प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा, लेकिन अगर अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को कॉस्टिंग पी एंडल से राइट ऑफ कर दिया तो डिफरेंस नहीं आएगा। अरे समझा क्या? चलो एक काम करो, ये बात भी लिख लो। वैसे तो ये वाली बात मैं तुमको समझाता लास्ट टॉपिक में, पर तुमने दिमाग लगा के पहले पूछ लिया तो अब समझाना ही पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अब तो। दी डिफरेंस इन प्रॉफिट, बेटा ये समझ में तो आ गया ना कि अगर अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी कॉस्टिंग पी एंडल में चली गई तो वो तो उधर जाके कैंसिल हो गई ना, फिर बचा क्या? एक्चुअली आ गया यहां पे भी। द डिफरेंस इन प्रॉफिट विल अराइज ओनली व्हेन this under recovery or over recovery has been carried forward full stop. No difference will arise if it is charged to costing P&L account। बेटा अगर अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को आपने कॉस्टिंग पी एंडल से चार्ज कर लिया तो डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, एक और बात, रिकंसिलेशन के पूरे चैप्टर में आपको यह अजम्पशन लेनी है कि अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। लिखो, इन दिस होल चैप्टर we will assume that under recovery over recovery has been carried forward
बेटा इस पूरे चैप्टर में हमेशा आपको ये अजम्पशन लेके चलनी है, और क्या अजम्पशन लेके चलनी है कि जो भी अपनी अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी है वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, जो भी अपनी अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी है वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है। आपको ये अजम्पशन लेके चलना है, ठीक है। आइए बच्चों लास्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 6, वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन की वजह से, बेटा एक बात मुझे बताऊं, ये बताओ क्या कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, बताता हूं क्यों। बेटा एक बात मुझे बताओ कि जब आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग लगा रहे हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग लगाते टाइम आपने फैक्ट्री ओवरहेड कौन सा वाला लिया? रिकवर्ड वाला। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन सा वाला लेते हो? एक्चुअल वाला। तो आप मुझे बताइए कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर ओवरहेड का खर्चा आपने रिकवर्ड वाला जोड़ा और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने एक्चुअल वाला जोड़ा तो ऑब्वियस ही बात है इन्वेंट्री की वैल्यू में तो फर्क आएगा ही आएगा, ठीक। और यदि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डिफरेंट है तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट भी डिफरेंट आएगा, नेट प्रॉफिट भी डिफरेंट आएगा। बोलो हाँ कि ना। बेटा आप मुझे बताइए अपन ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर वो स्टॉक की वैल्यू डिफरेंट हुई तो प्रॉफिट भी डिफरेंट आएगा। हाँ जी, हाँ कि ना। तो बेटा आप मुझे बताइए अगर स्टॉक की वैल्यू में डिफरेंस हुआ तो प्रॉफिट भी डिफरेंट होगा। लिखिए, ड्यू टू मैनी टेक्निकल रीजंस, due to many technical reasons, value of opening stock and closing stock may differ in financial accounting, and कॉस्ट अकाउंटिंग। बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। ड्यू टू दिस आवर प्रॉफिट्स विल ऑल्सो डिफर। और बेटा इसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी डिफर करेगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो भी डिफर करेगा। डन, पक्की बात। अच्छा वैसे मुझे बताओ अगर किसी का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो उसका प्रॉफिट कम आएगा। बेटा ओपनिंग स्टॉक किधर होता है? खर्चे वाली साइड में। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट कम आएगा, और अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना जिसका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होता है उसका प्रॉफिट कम होता है, जिसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है उसका प्रॉफिट ज्यादा होता है, ठीक है। बेटा क्या यहां पे मैं ये वाली बात लिख दूं, हाइयर ओपनिंग स्टॉक, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है दैट मीन्स आपके प्रॉफिट्स कम हैं। यदि आपका लोअर ओपनिंग स्टॉक है, अगर आपके ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। यदि आपका
क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम है तो आपका प्रॉफिट कम होगा। हाँ जी, सिंपल लॉजिक। भाई ओपनिंग स्टॉक खर्चे वाली साइड में है, क्लोजिंग स्टॉक इनकम वाली साइड में है। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक, तो आप मुझे बताइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में डिफरेंस आने के 6 रीजन है। पहला रीजन है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसिडर हो रहे हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसिडर हो रही है। कुछ नोशनल एक्सपेंसेस हैं जो सिर्फ कॉस्टिंग में लेते हैं, कुछ नोशनल इनकम्स हैं जो सिर्फ कॉस्टिंग में लेते हैं। जो हमारा अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी है ओवरहेड्स की, अगर वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट में फर्क आएगा। एंड लास्ट, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक की वैल्यू डिफरेंट है तो भी प्रॉफिट में फर्क आएगा। क्लियर है बात? ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और बात शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 3 के बारे में। और टॉपिक नंबर 3 है फॉर्मेट्स ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा हम कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट को रिकंसाइल करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उस स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है। बेटा ये स्टेटमेंट कैसे बनते हैं अपने को इनके बारे में यहां पे डिस्कशन करना है। क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए, देयर आर 2 methods for preparing reconciliation statement। बेटा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के 2 तरीके हैं। पहला है स्टेटमेंट फॉर्मेट, मतलब या तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप स्टेटमेंट के फॉर्मेट में बना लो या फिर आप मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बना लो। मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बना लो। तो बेटा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के 2 तरीके हैं, या तो आप रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट ही बनाओ या फिर दूसरा तरीका है आप मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बना लो। मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बना लो। ठीक है, ये 2 तरीके आपके पास मौजूद हैं। मैं आपको पहले स्टेटमेंट फॉर्मेट सिखाऊंगा, बाकी बाद में मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। इवन तो ये दोनों एक ही बात है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट फॉर्मेट ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा ये जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैं बनाने जा रहा हूं इसके स्टेटमेंट फॉर्मेट की बात करेंगे। अच्छा एक बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं दोस्तों, यहां पे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का कॉन्सेप्ट सिंपल वही है जो हमारा तरीका रहा करता था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। बीआरएस बनाते टाइम अपन क्या करते थे, बैंक बैलेंस से, पासबुक के बैलेंस से शुरू करते थे, कैश बुक के बैलेंस पे आ जाते थे, या कैश बुक के बैलेंस से शुरू करते थे और पासबुक के बैलेंस पे आ जाते थे। तो बस वही काम अपने को यहां पे करना है सेम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते चलना। सबसे पहला मैं शुरुआत करूंगा नेट प्रॉफिट
एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो बेटा यहां पर मैंने शुरुआत कर दी है और मैं यहां पे ले चुका हूं नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मुताबिक जो भी मेरा नेट प्रॉफिट है वो मैंने यहां पे निकाल के लिख दिया। अब आप मुझे सबसे पहले 6 कारण है एक एक करके बताओ। पहला कारण क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो फाइनेंशियल P&L में डाल रखे हैं। अब सोचो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो आपने सिर्फ फाइनेंशियल P&L में डाले हैं, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट, ये फाइनेंशियल प्रॉफिट क्या है? कम। और ये फाइनेंशियल प्रॉफिट कम है तो कम से ज्यादा पर जाने के लिए क्या करोगे? ऐड कर दूं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंसीडर्ड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेटा जब मैं सिंपल लिखूं F.A. इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब नॉन ऑपरेटिंग खर्चे अगर सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसिडर होंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम आएगा। कम से ज्यादा पर जाना है तो क्या करें? ऐड करूं। अच्छा, अगला है रीजन नॉन ऑपरेटिंग इनकम considered only in financial accounting। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कंसिडर्ड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब एक बात मुझे बताओ, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपने सिर्फ P&L में डाली है तो ऑब्वियस बात है फाइनेंशियल P&L का प्रॉफिट क्या आएगा? ज्यादा। और आपको ज्यादा से कम पर जाना है तो क्या करोगे? लेस। बेटा पॉइंट समझ में आ गया? बेटा एक बात मुझे बताओ, अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और वो सिर्फ फाइनेंशियल P&L में डाली है, कॉस्ट शीट में नहीं डाली, तो ऑब्वियस बात है फाइनेंशियल P&L का प्रॉफिट ज्यादा आएगा। और फाइनेंशियल प्रॉफिट ज्यादा आएगा, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम आएगा, तो कम से ज्यादा से कम पर जाने के लिए क्या करोगे? लेस। अच्छा ये बताओ अगला, नोशनल एक्सपेंसेस considered only in cost accounting। ये बताओ अगर कोई नोशनल खर्चा है और वो नोशनल खर्चा आपने सिर्फ कॉस्ट शीट में डाल रखा है तो ऑब्वियस बात है कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या आएगा? कम। और कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है तो ज्यादा से कम पर जाने के लिए क्या करें? लेस। अरे समझा क्या तुमको? अगर कोई नोशनल खर्चा आपने सिर्फ कॉस्ट शीट में ले रखा है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या आएगा? कम। ज्यादा से कम पर आने के लिए क्या करें? लेस। अगला, नोशनल इनकम्स considered only in cost accounting। अगर मान लीजिए बेटा मेरी कोई नोशनल इनकम है और वो नोशनल इनकम मैंने सिर्फ कॉस्टिंग में ली है। अब आप सोचो अगर आपकी कोई नोशनल इनकम है और वो इनकम आपने सिर्फ कॉस्ट शीट में ली है तो आप मुझे बताइए आपका कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या आएगा? ज्यादा। तो कम से ज्यादा पर जाने के लिए क्या करेंगे? ऐड। अच्छा अब सोच के मुझे बताना, अगला रीजन है ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी। ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स और दूसरा अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स की ओवर रिकवरी और अंडर रिकवरी की वजह से भी प्रॉफिट में फर्क आता है। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, अगर ओवर रिकवरी हो रही है मतलब तुमने कॉस्ट शीट में खर्चा ज्यादा जोड़ा है और कॉस्ट शीट में अगर खर्चा ज्यादा लिया है तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम आएगा, तो ज्यादा प्रॉफिट से कम प्रॉफिट पर जाने के लिए क्या करें? लेस। अगर अंडर रिकवरी है
मतलब तुमने कॉस्टिंग में खर्चा कम जोड़ा है, मतलब तुमने कॉस्ट शीट में खर्चा कम लिया है, तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट क्या आएगा? ज्यादा। तो कम से ज्यादा पर जाने के लिए क्या करोगे? ऐड। अच्छा, अगला बढ़ूं आगे, चलो। इसके बाद में अब आखिरी कारण क्या है? स्टॉक की वैल्यू का डिफरेंस। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये बताओ, यदि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तुमने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, सुन रहे हो, अगर तुमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम आएगा, और कम से ज्यादा पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अब दिमाग लगा के सुनो, अगर मेरे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू मैंने कम ले रखी है, तो एक बात मुझे बताओ, क्या मेरा प्रॉफिट ज्यादा आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? बेटा ओपनिंग स्टॉक होता है खर्चे वाली साइड पर, अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम ले रखी है तो मेरा प्रॉफिट क्या आएगा? ज्यादा। और बेटा ज्यादा से कम पर जाना है तो क्या करोगे? लेस। अच्छा, अगला है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेटा यदि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा ले रखी है तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। और बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा है, ज्यादा से कम पर जाने के लिए क्या करेंगे? लेस। समझा तुमको? अच्छा ये बताओ, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेटा ये बताओ, यदि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, सुन लो एक मिनट, यदि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम पकड़ी है, तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट क्या आएगा? कम। और कम से ज्यादा पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड। ऐड कर दो, पक्का? बेटा सारे कारण हो गए क्या? अगर सारे कारण हो गए तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। बेटा हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। बेटा प्रॉफिट में डिफरेंस आने के 6 कारण थे, मैंने 6 के 6 कारण एडजस्ट कर दिए, तो प्रॉफिट तो मैच करेगा ही करेगा, पक्का? ये बताइए, क्या ये बहुत मुश्किल है सोचना? मुश्किल तो नहीं है सोचना। मतलब अगर अपने को ये फॉर्मेट याद नहीं है तो भी अपन सवाल को पढ़ के सोच सकते हैं ना, किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, जिसका प्रॉफिट ज्यादा होगा या कम होगा उसके हिसाब से एड या लेस कर लेंगे, दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। अच्छा, लेकिन इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने का एक दूसरा तरीका भी है, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट फॉर्मेट। मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट फॉर्मेट, ठीक है? इस मेथड में कुछ नहीं होता बेटा, इस मेथड में हम लोग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जगह रिकंसिलिएशन अकाउंट बना देते हैं। सर क्या ये अकाउंट बनाना बहुत मुश्किल है?
मैंने बोला हंसाओ मत। अगर तुम बोलोगे सर क्या ये अकाउंट बनाना मुश्किल है, तो मेरी हंसी छूट जाएगी बेटा। सर ऐसा क्यों? अभी तुम देखो, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेट प्रॉफिट है वो अपन इधर लिख देंगे, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो बेटा जो हमारा नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो अपन इधर लिख देंगे। बेटा आपको जिन जिन चीजों को जोड़ना है, बेटा ऊपर वाला जो स्टेटमेंट बनाया था ना, उसमें जो जो चीजें जोड़नी है वो इधर लिख लेना। अरे सुना क्या? जो जोड़ने वाले पॉइंट थे वो सब इधर लिख लेना, और जो घटाने वाले पॉइंट्स हैं वो इधर लिख देना। तो जोड़ने वाले आइटम इधर लिख दिए, घटाने वाले आइटम इधर लिख दिए, बस। तो क्या आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, बात खत्म, बस। और क्या, बस इतना सा। तो बेटा यहां पे किया क्या है, मैंने जो ऊपर तुमको स्टेटमेंट लिखवाया, उस स्टेटमेंट को मैंने अकाउंट के फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दिया। पहले मैंने यहां पे लिखा नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडिशन वाली सारी चीजें इधर लिख लेना, डिडक्शन वाली सारी चीजें उधर लिख लेना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स आ जाएगा, काम खत्म। किसमें? हाँ यहां पे बेटा ये फाइनेंशियल अकाउंट में होने वाली अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी नहीं है, ये तो दोनों के बीच का डिफरेंस है। इसमें मैंने कौन सा खर्चा डाला? एक्चुअल। इसमें मैंने कौन सा खर्चा डाला? रिकवर्ड। तो आप मुझे बताइए, अगर यहां मैंने एक्चुअल खर्चा डाला, इस प्रॉफिट में मैंने एक्चुअल खर्चा डाला, और इस प्रॉफिट में मैंने रिकवर्ड खर्चा डाला, तो ऑब्वियस बात है अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी के बराबर डिफरेंस तो आएगा ही ना। तो मैंने तो डिफरेंस के पैसे लिखे हैं। अच्छा तुम आगे देखो, मैंने कहां लिखा? इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैंने तो सिर्फ अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी लिखा है, मैंने कहां लिखा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग? ले, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो लिखो इन कॉस्ट अकाउंटिंग। इन कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ जी, जल्दी से बताएं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? पक्का? अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है, तो आज की बात यहीं खत्म कर दें। अच्छा ये मुझे बताओ, मैंने आज आपको कॉस्ट शीट बनाना सिखाया, मैंने आज आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में डिफरेंस के कारण बताए, और उसके बाद मैंने आप लोगों को रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने के 2 फॉर्मेट भी सिखाए। ठीक, इज इट ऑल? कुछ पूछना है मुझसे? ठीक है, तो बेटा अब इसके ऊपर बहुत आसान आसान सवाल है, और वो आसान आसान सवाल हम लोग करेंगे कल की क्लास में। ठीक, बाय बाय।